राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ और उसके दो बेटों की कहानी। क्या था आखिर माँ की संदूकची का राज? क्या था उस संदूक में जो माँ उस ताले को खोलती नहीं थी? ऐसा कौन सा खजाना छिपा कर रखा हुआ था? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गायत्री जी की पड़ोसन इकट्ठा हो गई थी। वो गायत्री जी से बोली, गायत्री बहन, भाई साहब के जाने का दुख क्या कम था जो आपके बेटे भी आपसे दूर जा रहे हैं। अरे पति के बाद बच्चों का ही तो सहारा होता है। आपका एक बेटा पहले ही विदेश चला गया और वहीं पर जाकर उसने जो घर बसा लिया। बताओ, पढ़ने ही तो गया था और वहीं पर गृहस्थी बसा ली और लौटा भी कब, जब पिता की ने आंखें मूंद ली। मैंने सुना है आपका छोटा बेटा भी, जो विवेक है, वो भी शहर जा रहा है। क्या आप यहाँ अकेली रहेंगी? कैसे कटेगा आपका बुढ़ापा? क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का जो बुढ़ापे का सहारा ना बन सके? अब गायत्री जी की पड़ोसन संतोष जी उनसे कह रही थी तो दूसरी पड़ोसन बोली, क्या गायत्री बहन, क्या बड़ा बेटा परिवार को लेकर नहीं आया? अब जो संतोष जी बोली, अरे आता तो बहन हमें दिखाई नहीं देता। गायत्री बहन, मैं तो कहती हूँ विवेक के जाने से पहले उसकी शादी करवा दो, वरना वो भी शहर का ना होकर रह जाए। तभी दूसरी पड़ोसन बोली, हाँ गायत्री बहन, फिर बेटा शहर चला भी जाएगा तो बहू को अपने पास रख लेना। आप जो संतोष जी बोली, अरे कौन बीवी को छोड़कर शहर में अकेला रहता है बहन, फिर भी कम से कम माँ की खोज खबर तो लेता रहे। सब अफसोस जताकर पड़ोसने अपने घर चली गईं। मरने के बाद पिता के लिए अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाते हुए उनका बड़ा बेटा दूसरे दिन ही वापस विदेश जाने लगा। माँ ने कितनी मिन्नतें की, बेटा पहले तुम्हारे पिताजी थे, पर अब मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन बेटे ने अपने परिवार और अपने काम की दुहाई दी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और चला गया। गायत्री जी तो पहले ही उससे संतोष कर चुकी थी, पर जब वो अपने पिता के क्रियाकर्म में आया तो माँ को एक उम्मीद लगी जो उसने बेरहमी से तोड़ दी। 2 महीने बाद गायत्री जी अपने बेटे विकास से बोली, बेटा विकास, मैंने कलेजे पर पत्थर रखकर तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेजा था, पर अब तुम शहर जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। विवेक बोला, हाँ माँ, बताइए क्या करना है? तब गायत्री जी बोली कि विवेक बेटा, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। ऐसा ना हो कि अपने बड़े भाई की तरह तुम भी, फिर बात भी पूरी नहीं हुई। तभी विवेक ने अपने भाई के व्यवहार के कारण अपनी माँ को और दुख नहीं देना चाहता था। उसने माँ की पसंद की लड़की से जो शादी कर ली, जिसका नाम जो सोनाली था। करीब 20 दिन बाद विवेक बोला, माँ अब मुझे शहर जाना होगा, वरना यह नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खर्चे के लिए वहाँ से मनी ऑर्डर भेजता रहूँगा। पहले एक बार अपनी गृहस्थी बसा लूँ, फिर मैं आपको भी वहाँ पर बुलवा लूँगा। गायत्री जी बोली, तो क्या बेटा बहू भी तुम्हारे साथ चली जाएगी? विवेक बोला, हाँ माँ, अब यह वहाँ नहीं जाएगी तो मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा? शहर का खाना भी तो बहुत महंगा हो जाता है माँ, तो इसे तो मेरे साथ जाना ही होगा। अब बेटे के सुख में उन्होंने अपना सुख देखा और बेटे बहू को नम आँखों से विदा कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और गायत्री जी अकेली पुरानी यादों को याद करके मुस्कुराती और आंखों से आंसू बहा लेती थी। विवेक बीच बीच में चिट्ठियां भेजता रहता था, कुछ पैसे मनी ऑर्डर कर देता था, पर बड़ा बेटा जो गया तो कभी खोज खबर भी ना ली उसने। अब गायत्री जी के 2 बेटे, एक आकाश और दूसरा विवेक। अब आकाश ने तो पिता से लड़ झगड़ कर खूब मोटी रकम लेकर पढ़ने के लिए शहर गया और फिर शहर से ही विदेश चला गया, जिसके गम में उसके पिता
महेश ने बिस्तर पकड़ लिया। दूसरे बेटे विवेक को जो गायत्री जी ने शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, अब तो बस विवेक का ही सहारा था। वो भी अब शहर चला गया। धीरे धीरे समय बीता और उसकी पत्नी सोनाली भी अपने घर गृहस्थी को संभालने लगी। बीच बीच में वो सास से मिलने आती रहती थी। 2 साल बाद सोनाली ने खुशखबरी दी कि किसी के ना रहने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। तो गायत्री जी की ज़िंदगी भी चलती गई। एक वक्त था जब उनका भरा पूरा परिवार था। आज गायत्री जी उस घर में अकेली रहती थी। समय अपने हिसाब से चलता गया। समय भला कभी किसी के लिए रुकता है। बड़ा बेटा आकाश जिस देश में रहता था, वहाँ मंदी का दौर छाया। तब आकाश को अपने देश की याद आई। माँ से अपने अधिकार और बंटवारे की मांग करने लगा। इस बात का पता जब विवेक को लगा तो वो आया और बोला, माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज तक आपने जो कोई भी भैया ने फ़र्ज नहीं निभाया और अधिकार लेने चले आए। आकाश बोला, तुम छोटे हो, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? अब विवेक बोला, याद है मुझे, जब माँ ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था तो आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी वजह से भैया बाबूजी ने बिस्तर पकड़ लिया और वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद भी आपको ना मेरा और ना ही माँ का ख्याल आया। फिर आप अब यहाँ क्यों आए हो? दोनों भाइयों में अब बहुत बहस हुई। गायत्री जी बोली कि किसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये मेरा फैसला होगा। तो जो आज तक फ़र्ज निभाता आया है वही अधिकार भी पाएगा। आप जो आकाश बोला, माँ मैं भी आपका बेटा हूँ, इस संपत्ति पर मेरा भी अधिकार है। बक्से में ताला लगाकर गले में चाबी टांग लेने से आप उसे मुझसे छुपा नहीं लेंगी। आपने विवेक की पढ़ाई पर भी खर्च किया, फिर आप उसे सब कुछ कैसे दे सकती हैं? गायत्री जी बोली, अच्छा तो आकाश अब तुम्हारी नज़र मेरे बक्से पर है बेटा। मैं तुम्हारा कुछ नहीं जानती हूँ, पर तुम मेरी चीज़ों पर नज़र डालते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी कमाई अपनी औरत पर लुटाते आए हो और जब दिक्कत हुई तो तुम्हें माँ की याद आ गई। मैं तो कहती हूँ बेटा निकल जाओ मेरे घर से और इस बक्से पर कोई भी नज़र मत डालना। ये आज तक ना खुली है और ना ही खुलेगी। अब आकाश जैसे ही बढ़ा, आकाश जो उसका छोटा भाई विवेक था उसने उसे रोका और बोला, खबरदार भैया, माँ की बिना मर्जी के आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आखिरी फैसला माँ का ही होगा। अब गायत्री जी बोली, अरे जिसने अपने बाप को जीते जी बिस्तर पर डाल दिया, उसके मरने के दूसरे दिन ही बचे हुए पैसे लेकर निकल गया। उसे इस घर से अब एक कौड़ी भी नहीं मिल सकती। अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, वरना। अब जो आकाश चुपचाप वहाँ से चला गया। समय बीता, गायत्री जी के मन के घाव पर धीरे धीरे मरहम लगने लगा। अब सोनाली गांव आती रहती थी। जब बच्चे बड़े हुए तो सोनाली गायत्री जी से बोली, अम्मा जी, बच्चों की पढ़ाई और इनकी नौकरी के कारण मेरा बार बार यहाँ आना नहीं हो पाएगा। क्या आप हमारे साथ नहीं चलकर रह सकती? आपकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आने दूंगी। गायत्री जी का शरीर भी अब गिर रहा था। उनकी भी उम्र बढ़ रही थी। उन्हें बहू का यह सुझाव पसंद आया और गायत्री जी अपने बहू बेटे के साथ अपने उस बक्से को लेकर उनके साथ चल दी। जब गायत्री जी शहर पहुँची तो उनके पोते पोती दादी के बक्से को देखकर आश्चर्य में कहते, दादी आखिर इस बक्से में क्या है जो आप इसे साथ ले जाती हैं? तब गायत्री जी उससे पीछा करते हुए बोली, खबरदार बच्चों, उस बक्से को हाथ मत लगाइयो। धीरे धीरे गायत्री जी का मन अब छोटे बेटे के घर लगने लगा। अब उनके उदास और मुरझाए
चेहरे पर हंसी आती थी। उनकी आंखें शांत थीं। मन में एक तसल्ली थी। किसी से वो मिलती जुलती थी तो बस अपने बक्से को, लेकिन किसी को छूने नहीं देती थी। उसकी चाबी उनके गले में बंधी काली डोरी में रहती थी, जिससे कि एक दंत कुंदनी भी होती थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस बक्से में उन्हें भी किसी ने खोलते हुए नहीं देखा था। अब जो सोनाली कई बार हंसकर पूछती थी कि अम्मा, इस बक्से में क्या धरी हो? माँ जी, कभी खोलो तो सही, हम भी तो देखें कि कौन सा खजाना छुपा कर रखी हो। पोता पोती भी अक्सर उस बक्से को खोलने की जिद करते तो गायत्री जी यही कहती, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, पर अभी इसे खोलने की बात मत करो, और गायत्री जी बात को टाल जाती थी। अब समय बीतता गया और एक दिन गायत्री जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो अपने पति की को बहुत याद करके अपने बहू से बोली, बहू सोनाली, एक बात कहूँ, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि बुढ़ापे में कभी तुम्हारे साथ वो दगा ना करें। अपने कलेजे के टुकड़े के लिए आज भी वह दर्द महसूस करती हूँ मैं। अपने खून से जिसे मैंने सींचा था उसे कैसे भूल पाऊँ। अब जो सोनाली बोली, माँ जी, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, आपको जेठ जी की याद आती है। अब गायत्री जी बोली, बहू, मैंने तो अपनी ममता में कोई कमी नहीं की, पर वो अपनी माँ को कैसे भूल गया। आज मैं सवेरे सोना चाहती हूँ तो मुझे खाने के लिए मत जगाना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गईं और न जाने कब सो गईं। जब विवेक आया तो उसने पूछा, तो माँ कहाँ है? तब सोनाली बोली, माँ जी ने कहा था कि वो सोना चाहती हैं, रात के खाने पर ही उन्हें जगाया ना जाए। अब विवेक बोला, ऐसे कैसे माँ बिना खाना खाए सोने चली गईं? अब विवेक अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगा, माँ, ओ माँ, चलो मेरे साथ ही एक रोटी खा लो। लगता है आज तुम्हें सबने परेशान किया है, तभी तो बक्से को पकड़कर सोई हो। विवेक के बार बार कहने के बाद भी जब गायत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो विवेक घबरा गया और उन्हें स्पर्श करके देखा। गायत्री जी का पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। विवेक ने अब सोनाली को आवाज़ लगाई। सोनाली भागकर देखने आई तो गायत्री जी के चेहरे पर एक संतोष का भाव था, मानो वो निश्चिंत होकर अगली यात्रा पर निकल रही थी। गायत्री जी के शरीर को उनके पैर्थक गांव लाया गया। वहाँ विधि विधान के अनुसार उन्होंने तैयारी की और उनके गले से वो काली डोरी और वो चाबी निकाली गई। क्रियाक्रम समाप्त होने के बाद जब सब वापस आए तो विवेक ने वो काली डोरी से चाबी निकाली और अपनी पत्नी सोनाली से बोला कि बाकी के काम बाद में करना, पहले बक्सा खोलो और हमें दिखाओ इसमें कौन सा खजाना है। जैसे ही सोनाली ने बक्सा खोला, बच्चे आसपास खड़े हो गए। अरे यह क्या? उस बक्से में पुराने पोस्ट कार्ड, पुराने मनी ऑर्डरों की रसीद और ये धुंधली होती चिट्ठियाँ। इनमें से कुछ चिट्ठियों में स्याही भी फैली हुई थी, मानो किसी के आंसुओं ने उन्हें फैला दिया हो। यह सब आखिर किसकी चिट्ठियाँ हैं और इसे माजी बक्से में क्यों रखती थी? सोनाली ने पूछा तो विवेक के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो वो उन चिट्ठियों को पहचानता था। और क्यों नहीं पहचाने, क्योंकि वो सभी चिट्ठियाँ विवेक ने ही माँ को लिखी थी। अब सोनाली विवेक को झकझोरते हुए बोली, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ये किसकी चिट्ठियाँ हैं और ये पोस्ट कार्ड हैं? आखिर बात क्या है और आप रो क्यों रहे हैं? विवेक रोते हुए अपनी पत्नी से बोला, सोनाली, ये मेरी लिखी गई चिट्ठियाँ हैं। जब बाबूजी बिस्तर पर थे और माँ ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। भाई ने तो पहले ही हमसे रिश्ता तोड़ लिया था और इसलिए वक्त निकालकर जो मैं अपनी माँ को चिट्ठियाँ भेजता रहता था ताकि मेरी माँ को अकेलापन महसूस ना हो। कॉलेज के दिनों में
मैं ट्यूशन पढ़ाकर माँ के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता था। ये उसी की रसीद है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई के दौरान जितनी भी चिट्ठियाँ मैंने माँ को लिखी थीं वो सब माँ ने आज तक संभाल कर रखी हुई थी। इतना कहते कहते विवेक जो दहाड़ मार मार कर रोने लगा और कहने लगा, माँ मैं तो यह सब भूल चुका था, पर आपने सब याद रखा। मेरी पाई पाई का हिसाब आप रखती थी, पर कभी भी जताती नहीं थी। लौट आओ माँ, कुछ वक्त और मेरे साथ बिताती, कम से कम जी भर के आपकी सेवा ही कर लेता। मैं कैसा अभागा है मेरा भाई जो माँ के इस दर्द में शामिल नहीं हो सका और ना ही उन्हें कुछ अच्छी यादें दे सका। अब जो सोनाली की भी आंखें भीग गईं। आज सोनाली को एहसास हुआ कि उसकी सास उसके लिए यादों का खजाना जो किसी भी संपत्ति से कम नहीं था वो उनके लिए छोड़ गई है। यह देखकर बच्चों की भी आंखें भर आईं कि वो कभी इस बक्से को तो कभी अपने पिता को देखते थे कि उनकी दादी उनके लिए ऐसा अनमोल खजाना छोड़ गई जो किसी बाजार में नहीं मिलता। अब सोनाली ने गौर से देखा, उन्हें चिट्ठियों में एक चिट्ठी आकाश की भी थी जिसमें ये लिखा था कि मैं वापस लौटकर अपने देश नहीं आना चाहता। मैं आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ और ना ही मुझे आपके उन थोड़े से पैसों और संपत्ति में कोई हिस्सा चाहिए। जो भी है अपने छोटे बेटे को दे दीजिए और उसी से अपना काम चलाइए। अब जो विवेक बोला, माँ कि कोई भी कड़वी याद मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता, फाड़ कर फेंक दो इन चिट्ठियों को। तभी सोनाली बोली, यादें? देखो जी, यादें अच्छी हों या कड़वी, माँ जी की हैं। इसे इसी बक्से में रहने दीजिए, कम से कम जीवन की सीख देंगी यह चिट्ठी। इतना कहकर सोनाली ने उस बक्से को बंद करके लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया। जैसे ही गायत्री जी की मृत्यु की खबर उनके बड़े बेटे आकाश तक पहुंची तो वो परिवार के साथ दरवाजे पर पहुंच गया और अपने हक की बात करने लगा। अब दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई, बात पुलिस तक चली गई। आकाश ने विवेक और सोनाली पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गायत्री जी का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। बात हद से आगे बढ़ गई थी। तब वैशाली सामने आई और बोली, अरे जो अपनी माँ की मृत्यु का भी मोल लगाए, ईश्वर कभी ऐसी औलाद किसी को ना दे। याद रखिएगा, आपको इन सभी बातों का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। कर्तम सो भोगतम, वह तो भोगना ही पड़ता है। कल जब अगर आपकी औलाद आपके साथ यही सब करे तब आपको माँ की अहमियत का पता चलेगा। सोनाली की जेठानी रूबी पहली बार उसके सामने आई और बोली, देखो ये अपने प्रवचन अपने पास रखो, सीधी तरह से जायदाद में आधा हिस्सा हमें दे दो, वरना कोर्ट कचहरी लड़ने तक की औकात नहीं है तुम्हारी। अब जो विवेक इन बातों से बहुत दुखी हुआ, उसने कहा, सोनाली लेने दो इन्हें जो भी लेना चाहते हैं, ऐसे भुखमरों का पेट कभी नहीं भरता। अरे जो बेटा माँ बाप को खा गया वो भाई को चैन से कैसे रहने देगा। सोनाली बोली, नहीं जी, बात जायदाद तक की नहीं रही, अम्मा जी के सम्मान की बात हो गई है। ये कोर्ट तक जाने की बात करते हैं। अरे मैं अब इनको जेल तक पहुंचाऊंगी और इनका एक एक किया हुआ सबके सामने लाऊंगी। मेरी सास का अपमान किया, अब ये बहू उसके अपमान का बदला लेगी। ये आपका घर नहीं है, ये मेरे पति का घर है। निकल जाओ मेरे दरवाजे से बाहर। तुम जैसे निर्दयी इंसान के लिए मेरे दरवाजे पर कोई जगह नहीं है। सोनाली के इस रूप को देखकर जो विवेक भी हैरान था। विवेक ने अपने बच्चों को जो सोनाली के मायके भेजा और अपनी सास को उस बक्से के साथ
महिला मुक्ति केंद्र गई। फिर उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और थानेदार को सारी चीज़ें दिखाईं। जैसे ही आकाश वहां आया, सभी महिलाएं उसकी और रूबी के नाम की हाय हाय करने लगी। पुलिस वालों को जब आकाश ने रिपोर्ट लिखने को कहा तो पुलिस वालों ने कहा कि आपकी रिपोर्ट तो बाद में लिखी जाएगी, यहाँ तो आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। जब आपने यह लिखकर पहले ही कह दिया था कि आपके माता पिता की जायदाद में आपको कुछ नहीं चाहिए, तो अब आप किस अधिकार से लेने आए हैं? अब आकाश हैरान हो गया। पुलिस वालों ने जब वो पुरानी चिट्ठी बक्से से निकालकर उनके सामने रखी तो आकाश और उसकी पत्नी रूबी की आंखें खुली की खुली रह गईं। रूबी आकाश से बोली, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमने अपनी माँ को यह सब लिखकर भेज दिया था। अरे अपनी बेइज्जती तो तुमने करवाई ही, साथ में मेरी भी नाक कटवा दी। अब चलो यहाँ से। जैसे ही दोनों पति पत्नी जाने लगे, पुलिस वालों ने कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप पर FIR दर्ज करवाई गई है। आपने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था। विवेक और सोनाली ने सारी कार्रवाई की, यह कहते हुए कि अब आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। अगर आज आपको माफ़ कर दिया तो जीवन में ना जाने आप जैसे कितने ही बेटे और भाई अपने माँ बाप को छलेंगे और पैसों के लिए उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। अब आकाश और उसकी पत्नी रूबी दोनों माफ़ी मांगते रहे। कुछ जब उनके हाथ नहीं लगा, बल्कि आकाश को काफ़ी हर्जाना चुकाना पड़ा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि माँ के रहते उसने कभी अपनी माँ की कदर नहीं की। अब जाने के बाद अहमियत समझ में आई, तो अब क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो अब पछताए क्या होता है। माँ तो चली गई, लेकिन अब पछताने से क्या। अब दोनों पति पत्नी अपना सा मुँह लेकर वापस विदेश लौट गए और विवेक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर में खुशहाल जीवन जीने लगा। दोस्तों, एक नालायक बेटे ने अपनी माँ से विदेश के कारण और विदेशी बीवी के कारण अपना रिश्ता तोड़ लिया था। क्या यह उचित है कि बच्चों को पढ़ने और नौकरी के लिए मान लो अगर विदेश भेज दिया जाता है तो क्या वो वहीं शादी करके सेटल हो जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं? क्या औलाद को ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपकी राय में सोनाली ने सही किया तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।